हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं क्या प्रीवियस ईयर 5 ईयर क्वेश्चन कब 2070 से लेके 2021 में बिहार बोर्ड में जितने सवाल पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से रिलेटेड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उसका एनालिसिस। बच्चा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि अब तक कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जो चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस करके देता हो, किससे रिगार्डिंग, बिहार बोर्ड से रिगार्डिंग। तो जब आप इस चैप्टर को ख़त्म करते हो, कौन सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म का मतलब होता है कि आप पढ़ लेते हो, तो जब आप बैठकर बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को बनाओगे तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो 5 साल में आए गए सवाल हैं उसे ही एनालाइज किया गया विथ आंसर। तो आप कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और ये पहला क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, वो आपके स्क्रीन के सामने है। गाइस वीडियो को पॉज करो, आंसर बनाओ, क्योंकि मैं इतना देर वेट नहीं करूंगा, आपका डाटा खत्म हो जाएगा। तो डाटा को बचा कर रखो, जल्दी में आते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को बेटा पॉज से हटा दो। अब अगर आपका क्वेश्चन बन गया है तो मैं सबसे पहले एनालाइज कर देता हूं कि 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 2 नंबर का सब्जेक्टिव। तो 4 और 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से चैप्टर से? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपके 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है। आते बच्चा, जब आपने आंसर बनाया है तो हम लोग एक बार मिला लेते हैं 1 बाय 1 करके। ईयर 2021 में जो आंसर आपका बनेगा, जिसको पहला क्वेश्चन आपने बनाया था, उसका एक्चुअल आंसर है ऑल ऑफ दीज। सवाल उठ रहा होगा सर कैसे? इस कैसे को ही तो डील करना है और इसीलिए आपने ये वीडियो को सर्च करके निकाला है कि इस कैसे को आप जान सको। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि एनिमल्स 2 तरह के होते हैं। यहां आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये क्या है? ये तो बकरी है सर। और ये क्या? ये तो चिंपैंजीज है। ध्यान दो, जितने भी एनिमल्स है, खासकर मैमल्स, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मैमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन? पहला मैमल जिसे हम कहते हैं बेटा प्राइमेट्स, और दूसरा जिसे हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। अब आप कैसे पहचानोगे? सर यहां तो नजर आ गया कि ये प्राइमेट्स है, ये नॉन प्राइमेट्स है। देख बाबू, आप जानते हो कि 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक जो चौपाया जानवर होते हैं, एक 2 पाया जानवर होते हैं। सर चौपाया तो सुने हैं, 2 पाया पहली बार सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो एनिमल जिसके पास 4 लेग्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो वो सारे एनिमल जिसके पास 4 लेग्स होंगे वो नॉन प्राइमेट्स होगा। लेकिन वो एनिमल्स जो चलने में अपने इस 2 पांव का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो वैसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं प्राइमेट। तो हम लोग कैसे हैं? प्राइमेट्स की नॉन प्राइमेट्स? ऑब्वियसली है कि प्राइमेट्स होंगे। अब जो भी एनिमल्स प्राइमेट्स होगा, उस प्राइमेट्स एनिमल्स के अंदर एक्चुअल में होंगे ऑस्ट्रस साइकिल, OESTRUS, ऑस्ट्रस साइकिल होंगे। और जो भी प्राइमेट्स होगा, उस प्राइमेट्स के अंदर क्या होंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेंगे, ठीक है, फीमेल के अंदर। उसके अंदर फीमेल के अंदर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो 2 तरह का साइकिल आपको दिखेगा, पहला जिसे आप ऑस्ट्रस साइकिल के नाम से बुलाओगे और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है प्राइमेट्स में और नॉन प्राइमेट्स में। सवाल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकरिंग किस में होता है? तो बताओ, ह्यूमन 2 पाया जानवर मतलब प्राइमेट्स मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा मंकी भी अपने 2 पांव का इस्तेमाल करता है, ये भी बिलोंग्स करता है प्राइमेट्स से। क्लियर? और कौन? चिंपैंजीज, ये भी क्या होगा? प्राइमेट्स। तो ये तीनों एग्जांपल किस में चले गए? प्राइमेट्स में। और प्राइमेट्स किसका एग्जांपल है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेकिन वो सारे एग्जांपल्स जिसमें 4 पाया जानवर का नाम लिया जा रहा है वो नॉन प्राइमेट्स होंगे, और नॉन प्राइमेट्स क्या काउज करेगा? ऑस्ट्रस साइकिल। तो हमारा जवाब हुआ ऑल ऑफ दीज, और आपका भी यही जवाब हुआ। गाइज इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल क्या होता है? सर तो सुने सर, ये टोली सेल लग गया सर इसमें। देख बाबू, ये सर्टोली सेल के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, ये सर्टोली सेल बड़ा इजी आपको समझ में आएगा इस वीडियो के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से। ध्यान देना, ये क्या है बच्चा? तो ये है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ये छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बच्चा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर क्या है? टेस्टिस के अंदर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स।
और इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आपको एक्सटेंड करते हुए दिख रहा है। ये एक्सटेंड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स। फिर से मेरी बात समझ लो, टेस्टिस के अंदर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होंगे, 200 से 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होंगे एक टेस्टिस के अंदर, और उस लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सर वहां तो सर्टोली सेल है, आ रहे हैं बच्चा, उस जवाब में भी आ रहे हैं। पहले बात समझ लो, जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन काट के निकालोगे तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, अपने को 2 डायमेंशन आता है, अपने लोग 2 डायमेंशन समझ के निकलेंगे। कैसे, ध्यान देना, यहां पर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल्स जो मैं इस तरह से बना रहा हूं, दूसरा सेल जो इस तरह से बना रहा हूं, मतलब यहां पे मैंने 2 तरह के सेल को ड्रॉ किया है। ठीक है, आपको देख कर भी अंतर नजर आ जाएगा, कलर से भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। देख बाबू, एक ये सेल है यहां, ठीक है, और ये दूसरे टाइप का सेल है। तो एक्चुअल में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल्स होंगे। पहला सेल जिसे आप नाम से बोलोगे बेटा सर्टोली सेल, ये वाले सर्टोली सेल है, दिस वन इज कॉल्ड सर्टोली सेल। और दूसरा है बच्चा जिसको आप कहोगे जर्म सेल। ठीक है, ऐसे जर्म सेल मतलब लोग कीटनाशक समझ लेते हैं, डजंट मैटर। आप इसको जर्म सेल हटा करके ये भी अपने दिमाग में रखोगे, दैट इज कॉल्ड स्पर्मैटोगोनिया। कौन सा सेल होगा ये, स्पर्मैटोगोनिया। स्पर्मैटोगोनिया वो सेल होता है जो मियोसिस सेल डिवीजन करता है और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, उस सेल को बोलते हैं स्पर्मैटोगोनिया। तो ये आपका स्पर्मैटोगोनिया या जर्म सेल हुआ। ठीक है, ये मियोसिस सेल डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा बच्चा, ये बनाएगा स्पर्म सेल। लेकिन ये सर्टोली सेल जो है इस स्पर्म सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। फिर से बात समझ लो कि सर्टोली सेल स्पर्म सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। यही पॉइंट्स आपको पकड़ना है इस कैंसर के लिए कि सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म सेल को। तो जवाब आपके पास है सर्टोली सेल आर फाउंड इन कहां, टेस्टिस में। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आंसर तो आपका सही ही था, आगे आते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग मेल इज, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है आपके लिए कि ये क्या है। तो आप जान रहे हो कि दिस वन इज अ स्पर्म, ये जो है वो स्पर्म है, कहाँ गया, ये आपका स्ट्रक्चर है स्पर्म का। दिस वन इज अ स्पर्म, और ये है बच्चा जिसको आप कहोगे ओवम। ठीक है, ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है, लेकिन स्पर्म इज अ मेल गैमेट और ओवम इज अ फीमेल गैमेट। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यू नो इट्स वेरी वेल। एक स्पर्म में हैप्लॉइड ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम, मेल और फीमेल में ऑटोजोम बराबर होते हैं, ये क्रोमोजोम का नाम है। वो क्रोमोजोम जो मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं, जैसे मेल और फीमेल में सिमिलर क्या होगा, मेल के पास 2 आंख, फीमेल के पास 3 आंख, वहां भी 2 आंख होगा। मेल के पास 1 नाक 1 मुंह, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं मेल में और फीमेल में, तो वो बनाने का काम ऑटोजोम्स करता है। तो ऐसे ही यहां पर स्पर्म में भी ऑटोजोम्स होगा और ओवा में भी क्या होगा, ऑटोजोम। इस ऑटोजोम्स के बाद दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेक्सोजोम, या फिर कुछ लोग सेक्स क्रोमोजोम भी कह सकते हैं। हम दोनों चीज लिख देते हैं बच्चा, सेक्स क्रोमोजोम। आपको पता है कि मेल है तो उसके पास क्रोमोजोम क्या होंगे, एक्स और वाई, क्या होंगे, एक्स और वाई। क्लियर है, लेकिन अगर आप ऑटोजोम में बात करोगे तो ऑटोजोम कितना होता है, 44 प्लस एक्स वाई, 44 ऑटोजोम्स और एक्स वाई 6 क्रोमोजोम, तो टोटल मिलाकर कितना होता है 46। फीमेल में भी ये चीज होगा, ऑटोजोम्स यहां भी वही होंगे 44, लेकिन 6 क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, XX। हम लोग एक पहलू से एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वो ये एक x है और ये एक y है। तो जवाब आपका क्या है, 44 प्लस XY। ये जवाब आपका बिल्कुल सही बना होगा, आई थिंक सो, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले आंसर की तरफ। सवाल क्या बेटा, सवाल ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट। ह्यूमन गैमेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन गैमेट का मतलब ये इकलौता स्पर्म एग्जांपल नहीं आएगा, यहाँ पे ओवा भी आ सकता है। क्लियर, आप दोनों में से किसी के बारे में भी सोच सकते हो। आपको पता है कि एक ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो सकते हैं, तो एक ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सर 46 होंगे। जस्ट
गैमेट में क्या होता है, गैमेट में जस्ट उसका आधा हो जाता है, मतलब 23 नंबर क्रोमोसोम। आप ये देख रहे हो, ये गैमेट है, स्पर्म सेल इज अ गैमेट, ह्यूमन मेल गैमेट कह सकते हैं। ये बच्चा जो नजर आ रहा है ना, दिस वन इज अ न्यूक्लियस, इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअल में क्या है, तो दिस वन इज अ क्रोमोसोम, ये व्हाइट वाला पोर्शन कहलाएगा आपका क्रोमोसोम। लेकिन कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चा, यहां क्रोमोसोम होंगे 23। तो आंसर क्या है आपका 23। ये भी आंसर सही हुआ। चलो सारा आंसर तो सही हो जा रहा सर, पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, जरूरत है, बिल्कुल है। क्वेश्चन पे बात करते हैं, ड्रॉ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। मैं यहाँ पहले फोटो बना चुका हूँ, आप ड्रॉ करके देख लेना। आप अच्छे अगर आर्टिस्ट हो, मतलब आपको ड्राइंग करने आता है, तो आपसे फिगर अच्छा बनेगा। लेकिन बच्चा यहाँ फिगर बनाना नहीं है, यहाँ बातों को समझना है, क्योंकि एग्जाम में एक लाइन लिखा होता है, वो ये होता है कि विद्यार्थीगण यथायथ संभव हो तो अपने शब्दों में उत्तर दे। इतना शुद्ध हिंदी, हाँ बच्चा चलेगा। आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप कैसे बनाओगे। ये तो 3 डायमेंशन है, ये किताब में भी आपको छपा मिलेगा, बहुत सारी जगह पे मिलेगा। आपको कैसे बनाना है आपको डिसाइड करना, क्लियर, डजंट मैटर। आप ओवरी के बारे में जानते हो कि बच्चा ओवरी जो होता है वो कैसा होता है, तो ओवरी जो होता है वो ओवल शेप्ड का होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ओवल शेप्ड का बना दे रहा हूं रफ टफ में। ये है ओवल शेप्ड का, ध्यान देना। अगर आपके पास टाइम बचा है, अच्छा खासा टाइम है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप छोटा छोटा ड्राइंग यहाँ पे ऐसे करके खींच लो। देखो बेटा, मैं ड्राइंग बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान बन जाएगा और बहुत प्यारा भी लगेगा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। लेकिन पेंसिल से बनाना ज्यादा बेहतर होगा, क्लियर है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे जर्मिनल लेयर डाल लिया, ठीक है। ये डाल करके मैं आपको इसकी फिजियोलॉजी भी समझा देता हूँ। फिजियोलॉजी थोड़ा आसान तरीके से समझेंगे, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये आपका बन के तैयार हो गया। सर आपके पास तो ये बोर्ड है, 3D बोर्ड है, जिस पे आप काम चला लेते हो, हम लोग कैसे करेंगे, तो बड़ा पेंसिल में अगर टाइम है तो इतना सारा डिटेल लोचा बनाते रहना। आगे बात समझता हूँ। आगे जो मैं ड्राइंग करने जा रहा हूँ वो क्या है, ये ध्यान दो। ये है आपका ओवा जो बनाएगा, ये भी 3 4, ठीक है। पेंसिल से इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो मिटा देना, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। सर 1 2 3 4 5 ले लेंगे, हाँ 5 ले लेना। इस 5 के बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या करना कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे 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 गोल करना, बोलना प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब इसमें एक बार के बजाय यहां पे बेटा 2 बार गोल कर देना, तो बोलना कि सेकेंडरी फॉलिकल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल्स में फिर और गोल कर देना, बोलना कि टर्सरी फॉलिकल्स। सर बगल वाले फोटो से नहीं मैच कर रहा, बेटा वहां नहीं सिखा रहे, हम ये सिखा रहे हैं आपको। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि आपके लिए क्या आसान होगा, ये या वो, आप डिसाइड कर लो, ठीक है। इसमें अंतर है, क्या अंतर है कि आपको यही बनाने हैं, बहुत आसान बनेगा और पूरा मार्क्स मिलेगा, क्लियर। अब देखना, इसके बाद यहां पर जो हम ड्राइंग करेंगे वो ड्राइंग करेंगे कुछ अलग तरह का, मतलब यहां पे थोड़ा सा गोल कर देंगे और फिर इसको और थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे, थोड़ा और ब्रॉड बनाएंगे, थोड़ा और ब्रॉड बनाएंगे, क्लियर है। 1 2 3 और 1 4। अब क्या करेंगे, यहां से 2 चीजें, ये सिर्फ व्हाइट वाला पोर्शन बड़ा रहेगा, फिर वो छोटा हो जाएगा, फिर वो छोटा हो जाएगा, कहानी खत्म। सर कैसे कैसे बना दिया, देख बात समझना है। इस जगह पे मैं जो बोल रहा हूं कि ये जो है, पहले आप फॉलिकल्स को समझो, किसी एक चीज को समझोगे ज्यादा बेहतर होगा, क्लियर है। तो पहली चीज जो यहां पे नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड पी फॉलिकल्स। पी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये फॉलिकल चेंज करेगा इस फॉलिकल्स में, जो कहलाएगा बेटा एस फॉलिकल्स। अब तो समझ गया एस फॉलिकल्स क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। अब जब बच्चा ये सेकेंडरी फॉलिकल्स कंप्लीट हो गया तो जस्ट आफ्टर ये बनाएगा टी फॉलिकल। टी फॉलिकल का मतलब टर्सरी फॉलिकल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल्स चेंज हो रहा है। देख बाबू, यही चीज बताने का कोशिश कर रहा है, अपने डायग्राम से, अपने को जैसा आता है वैसा बनाएंगे। तो ये टर्सरी फॉलिकल्स में चेंज हुआ, और टर्सरी फॉलिकल्स लास्ट चेंज होगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल्स में,
ठीक, यहां तक बात समझ में आई। प्राइमरी फॉलिकल्स कम बनाना, सेकेंडरी उससे ज्यादा बनाना, टर्सरी उससे ज्यादा बनाना है, ग्राफियन फॉलिकल्स उससे ज्यादा बनाना। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रहे कि ग्राफियन फॉलिकल्स में आपको क्या करना है कि बेटा ये जो पोर्शन है वो बड़ा रखना है और एक साइड खाली रखना, ठीक है, ये जगह खाली रखना। बन गया ग्राफियन फॉलिकल्स। अब जब ग्राफियन फॉलिकल्स हो जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद यहां से ओवा निकल जाएगा और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स था वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिग्रेड होकर कहानी खत्म कर देगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया बात समझो। ये बेटा ओवा है, इसके बारे में मैं अलग लाइन से आपको समझाऊंगा, पहले आप फॉलिकल्स को समझो। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज होगा टर्सरी फॉलिकल्स में, टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स में। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाएगा तो इसका जो ओवा है, सेकेंडरी ओवा बताएंगे ये क्या होता है, वो यहां से निकल जाएगा और ये अंदर से खाली हो जाएगा, फिर ये पिचकना स्टार्ट हो जाएगा जिसको आप कहते हो कॉर्पस ल्यूटियम। याद रहा, प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज होगा टर्सरी फॉलिकल्स में, टर्सरी फॉलिकल्स चेंज होगा ग्राफियन फॉलिकल्स में, और ग्राफियन फॉलिकल्स ओवा सेकेंडरी ओवा को निकाल देगा और निकालने के बाद खुद चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। अभी आपने एक बात समझा। अब एक बात समझो, ये जो अंदर अंदर चला जा रहा है ये एक्चुअल में हमारा क्या है, तो ये मियोसिस सेल डिवीजन करने वाला एग वाला फॉर्मेशन है। ये 2n सेल है और 2n सेल डिवाइड करके 2 हैप्लॉइड डाउटर सेल बनाता है, लेकिन एक हैप्लॉइड डाउटर सेल पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन कर देता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि ये पोलर बॉडीज भी है, थोड़ा और गिना जाएगा बट चलेगा। मतलब ये बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स बेटा लिखना था हमको 2n, जगह नहीं है, थोड़ा कम है, 2n 2n 2n। यहाँ भी बेटा ये 2n, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सफर अभी यही तय कर रहा, ठीक है, जिसको आप बोलोगे क्या, प्राइमरी क्या oocytes, प्राइमरी oocytes, यानी ये ओवा का वो सेल है जो मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसीड करेगा। और जैसे ये मियोसिस सेल डिवीजन करता है 2 सेल बनाता है, लेकिन 2 सेल सेम नहीं होगा, अनइक्वल होगा। एक सेल बड़ा होगा जो ओवा आगे बनाएगा और दूसरा सेल पोलर बॉडीज बनकर के डिग्रेड कर जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो जैसे ही यहां मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ, ये देखो यहां से स्प्लिट कर गया, एक जो आपको यहां दिख रहा दिस इज कॉल्ड पीबी पोलर बॉडीज, और ये आपका बन गया सेकेंडरी क्या बेटा oocytes। और सेकेंडरी oocytes में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, n, हैप्लॉइड। अब ये सेकेंडरी oocytes यहां नहीं रहेगा बल्कि ओवा से बाहर निकल जाएगा, यहां से ये बाहर चला आएगा और यहां पे ओवा बाहर निकल चुका। दैट टर्म इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। बेटा इस प्रोसेस को हमें नहीं समझना था, हमें समझना था इसका डायग्राम बनाना, और सबसे सिंपल डायग्राम यही है जिसका नाम आपको याद रखना। क्लियर है? तो यहां से नोट कर लो, बाकी जो है ब्लड वेसल्स वगैरह बनाना तो बनाना, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। इस फिगर को भी आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये कह रहा है ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, आप प्राइमरी फॉलिकल्स बोलो कि किसमें चेंज हुआ, तो प्राइमरी फॉलिकल्स सर चेंज हो गया सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ये प्राइमरी फॉलिकल चेंज हुआ सेकेंडरी में, और सेकेंडरी चेंज हुआ टर्सरी में, और टर्सरी फर्दर चेंज होकर के कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, ग्राफियन फॉलिकल्स बना दिया। ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर किया ओवा को, ये पोलर बॉडीज नहीं डिनोट किया, ये पोलर बॉडीज होगा, और फिर ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर धीरे धीरे डिग्रेड होकर खत्म हो जाएगा। तो जो फिगर कह रहा वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं, ये ज्यादा आसान है, ज्यादा होगा थोड़ा सा बत्ती अत्ती डाल देना बेटा, यहां से कहानी खत्म। अच्छा फिगर बन गया, जितने मार्क्स का है उतना मार्क्स आपके हाथ में, ठीक है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना, ये 2 ही नंबर का है। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा जल्दी में, हो गया स्क्रीनशॉट, चला जाए आगे। चलो 2021 का तो क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया, अब बारी आएगी 2020 की। इसके बाद बच्चा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन के ऊपर। को क्या करना है आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर बनाना है, वीडियो को पॉज करके आंसर बनाओ। आंसर बन गया बच्चा, चलो मैच कराते हैं। सर इतना जल्दी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने वीडियो को पॉज नहीं किया, पीछे थोड़ा सा जाके फिर से वीडियो को पॉज करो, आंसर बनाओ, एक बार मिलाते हैं। नहीं बनाएंगे सर, ऐसे ही हम काम चला लेंगे, ठीक है बच्चा, ऐसे ही काम चला लो। लेकिन हाँ, पहला आंसर आपका है ओवरी।
इसके बारे में जस्ट अभी के वीडियो लेक्चर में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। याद कर, प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज हो रहा था, सेकेंडरी फॉलिकल्स में सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज हो रहा था, टर्सरी फॉलिकल्स में, और टर्सरी फॉलिकल्स फाइनल चेंज हो रहा था ग्राफियन फॉलिकल्स में। तो आंसर क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन द ओवरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। परफेक्ट आंसर, गुड। इसके बाद बच्चा अगले के ऊपर आते हैं, टॉपिक के ऊपर। हमारा 2020 का ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाए हुए सामने में आते चले जाएंगे। ये नया टॉपिक है इसलिए समझेंगे हम इसको। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। ये बेटा जर्मिनल लेयर क्या होता है? आपको मैं बता दूं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूं कि ये है बच्चा यूट्रस, और यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। दिस वन इज अ फैलोपियन ट्यूब, और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आप देखोगे फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? तो ये है ओवा, ये है ओवा। जैसे ही यहां से रिलीज होगा ओवा, ओवा के साथ स्पर्म आकर फर्टिलाइज कर जाएगा, और यहां पर ये स्पर्म आया, स्पर्म आके फर्टिलाइज किया। दोनों में हैप्लॉइड सेल है NN, और दोनों NN मिलके एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे आप कहते हो 2N। 2N सेल, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल बनाएगा, और फाइनल एक ऐसे कंडीशन में चलाएगा जिसको आप बोलोगे ब्लास्टूला। ब्लास्टूला इम्प्लांट करेगा इसके अंदर, और इम्प्लांट करने के बाद ये 3 जर्मिनल लेयर में चेंज हो जाएगा। पहला जर्मिनल जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इक्टोडर्म, इक्टोडर्म। दूसरा जर्मिनल लेयर जिसको कहते हैं मेसोडर्म, और इसके अलावा हो जाता है बेटा अगला थर्ड इनर लेयर जिसको बोलते हैं इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। यहां पे ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन कहने का मतलब यह है कि बच्चे हमारा बॉडी का फॉर्मेशन जो भी होता है वो यही 3 जर्मिनल लेयर से होता है। कुछ बॉडी का पार्ट मेसोडर्म बनाता है, कुछ बॉडी का पार्ट इक्टोडर्म बनाता है, और कुछ बॉडी का पार्ट इंडोडर्म बनाता है। ये तीनों टर्मिनल लेयर हमारे बॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमारा लीवर किससे बना है? हमारा लीवर बना है इंडोडर्म से। दूसरी चीज यहां पे जो सवाल पूछा उसे समझ के निकलते हैं। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम किसका फॉर्मेशन करेगा? मेसोडर्म का। किसका? मेसोडर्म का। कौन? ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअल में ओरिजिनेट होगा कहां से? मेसोडर्म से। क्लियर? 3 लेयर होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, और ब्लड और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड करेगा किससे? मेसोडर्म से। क्लियर है? चलो गाइस, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं 2020 में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर। ये तो बहुत आसान बवा वाला क्वेश्चन है, हमको मन भी नहीं कर रहा है इसको मैं बताऊं। डैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन होगा? डैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा जाइगोट। सर इंडोस्पर्म क्या है? इंडोस्पर्म को मैंने बताया था आपको कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, कौन से वीडियो लेक्चर में? सेकंड पार्ट किसका? प्लांट रिप्रोडक्शन में मैंने इंडोस्पर्म को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, और आपको पता है कि जाइगोट यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। क्लियर है? चलो, ये तो आंसर 100% सही होगा। कौन? 2020 का क्वेश्चन। नहीं सर ये हमने नहीं बनाया है, तो अभी बना लो। हम बातों को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार 2015 से लेके 2021 के बारे में ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया। एक बार मैं बता रहा हूं, दूसरी बार तुम बताना। क्या? ध्यान दें बच्चे, यहां पर जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको अंतर स्पष्ट करना है किसके बीच में? oogenesis के बीच में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। oogenesis क्या है? बोल। ओवा का बनना oogenesis कहलाएगा। दोनों याद। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवा दैट इज कॉल्ड oogenesis। अब बच्चा इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या बात कर रहे हैं? oogenesis। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, और ओवा का बनना oogenesis कहलाएगा। पहली चीज क्या? डेफिनेशन वही लिखना। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जिसको आप स्पर्म कहते हो, in the testes which originate from the primordial germinal layer present in the testes are known as spermatogenesis। ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, ये कह सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इनसाइड टेस्टिस आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वही oogenesis में क्या कहोगे? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एग, जिसको ओवा भी कह सकते हैं, इनसाइड द ओवरी आर नोन एज oogenesis। तो दोनों का पहले मैंने छोटा छोटा डिफिनेशन लिख दिया। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरे डिफरेंस में आते हैं।
इन सिंगल मियोसिस सेल डिवीजन इट विल गिव्स 4 स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को आप स्पर्म लिख सकते हो। मतलब मियोसिस सेल डिवीजन समझ में आता है। मियोसिस सेल डिवीजन में इस जगह पे स्पर्म के केस में 2n सेल होंगे जो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा। पहले ही 2 डॉटर सेल हैप्लॉइड हो जाएंगे और फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा 1, 2 और ये फिर डिवाइड करके 2 और डॉटर सेल बनाएगा, मतलब 4 डॉटर सेल बनेगा। और ये 4 डॉटर सेल किसमें चेंज हो जाएगा? स्पर्म में। तो एक मियोसिस सेल डिवीजन से ये कितने का फॉर्मेशन करता है? क्या कितने का फॉर्मेशन करता है? कितने स्पर्म सेल बनाता है? तो एक मियोसिस से ये 4 स्पर्म सेल बनाएगा, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल के अंदर ओवा जो बनता है वो एक मियोसिस सेल डिवीजन से एक ही बनता है। हाउ इट्स पॉसिबल? ध्यान देना, ये बेटा 2n सेल है। 2n सेल इसका मियोसिस सेल डिवीजन में जाएगा और एक देगा n और दूसरा भी देगा n। लेकिन देखो मैंने एक तो छुटकिनिया सा लिखा है, एक तो बड़ा सा लिखा है। छोटा वाला है पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज फर्दर डिवाइड नहीं करता, मतलब मियोसिस सेल डिवीजन फीमेल के ओवा के फॉर्मेशन में भी होगा, लेकिन यहां जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पोलर बॉडीज बनेगा और दूसरा आपका सेकेंडरी oocytes हो गया। ये सेकेंडरी oocytes फर्दर डिवाइड करेगा और फिर बनाएगा n और फिर बनाएगा n, फिर ये सेकंड पोलर बॉडीज हो। तो 2 बार पोलर बॉडीज, ये डिवीजन में नहीं जाता, 2 बार पोलर बॉडीज बना तो फाइनल कितना ओवा निकलेगा? एक बार में एक ही ओवा का फॉर्मेशन होगा एक मियोसिस सेल डिवीजन में। किस में? oogenesis में। लेकिन स्पर्म एक मियोसिस से कितना? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाएगा, लेकिन ओवा एक मियोसिस सेल डिवीजन से एक ही ओवा का फॉर्मेशन कर सकती है। क्लियर है? आगे, नो पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल मियोसिस सेल डिवीजन। सिंगल क्या डबल भी मियोसिस सेल डिवीजन कराओगे तब भी हम यही कहेंगे कि पोलर बॉडीज नहीं बनेगा। यहां पे मैंने कोई भी पोलर बॉडीज नहीं बनाया, लेकिन यहां पर देयर आर 2 पोलर बॉडीज आर फॉर्म इनसाइड द सिंगल मियोसिस सेल डिवीजन। एक मियोसिस सेल डिवीजन में 2 पोलर बॉडीज बनेगा, एक पोलर बॉडीज यहां, दूसरी बार पोलर बॉडीज यहां, ठीक है। पोलर बॉडीज खुद डिग्रेड कर जाएगा, वो ओवा का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर है? चलो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं बच्चा, ये तो समझाने के लिए था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 2020 का अगला क्वेश्चन। क्या कहता है? डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है और कहानी खत्म करते हैं। आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में इसको निपटाना है। क्या कहता है? द इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक डाउन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड स्लॉट ऑफ। थोड़े से फंडामेंटल चीज है यहाँ, जिसे आप समझ लोगे तो नो डाउट आंसर रट लेना, आंसर लिख देना ये अलग चीज है, समझना ये अलग चीज है, ठीक है। तो मैं समझाने पे ज्यादा आपको जोर दे रहा हूं। क्या है ये समझाने का स्किल? क्या? ध्यान दें, जनरली यहां तो जगह कम रखा है, लेकिन इसी के ऊपर हम बना सकते हैं। क्लियर है? ये यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर गाइस 3 लेयर होता है। यूट्रस के अंदर 3 लेयर होगा, 3 लेयर होगा यहां, और इस 3 लेयर में पहला लेयर जो होता है, जो सबसे यहां होगा, दैट इज द फर्स्ट लेयर। इस लेयर को हम लोग कहते हैं क्या? इस लेयर का नाम है इंडोमेट्रियम। कौन सा मेट्रियम? इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम एक लेयर है यूट्रस का, इंटरनल लेयर, और इस इंटरनल लेयर का ब्रेकडाउन कर जाना, टूट जाना। कैसे बेटा? ठंड वगैरह के टाइम में हमारा लिप फटता है तो देखते हो कि अगर हमने वैसलीन नहीं लगाया तो ये फट करके ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। सेम कंडीशन होता है इसमें, लेकिन ये ठंड के कारण नहीं फटेगा बल्कि हार्मोनल एक्टिविटीज के कारण फटेगा। और वो हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स इसके इंटरनल लाइनिंग को रप्चर्ड करेगा और इसके रप्चर्ड होने की वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन में इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो यूट्रस का होता है वो ब्रेक करता है, लेकिन कारण हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन। जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन एग्जैक्ट किसी फीमेल में 28 डेज में है, किसी फीमेल में पहले आ जाता है और किसी फीमेल में बाद में आता है, उसको डेज से कोई मतलब नहीं है। इंडोमेट्रियम लाइनिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर? इस हार्मोन्स के ऊपर, प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स को लेकर के। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा। तो मेंस्ट्रुएशन किसकी वजह से होता है?
ड्यू टू लेस एबिलिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो सिंपल, अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन 28 से पहले आ जाए, 26, 24, 25 को आ जाए, तो इसके पीछे कारण क्या है कि उसके बॉडीज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो चुका, और प्रोजेस्टेरॉन का अगर लेवल ज्यादा है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। क्लियर है? चलो, यहां तक तो बात समझ में आई प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। आगे क्या कहता है इसको क्लियर कर देते हैं बच्चा, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये क्लियर हो जाओ जी, ये रहा क्लियर। आगे कहता है ब्लड वेसल्स रप्चर्ड काउजिंग ब्लीडिंग थ्रू द वेजिना, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फ्लो। इट ऑकर ओनली व्हेन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, ये तभी होगा मेंस्ट्रुएशन जब ओवा फर्टिलाइज नहीं करेगा, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, फीमेल जनरली इंडिकेट ऐसे ही करती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो ये मेंस्ट्रुएशन से पता चलता है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, हार्मोनल डीएक्टिविटी के कारण ये आगे पीछे भी जा सकता है। पहला कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण क्या? प्रेगनेंसी भी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज, मतलब कितने दिन रहता है? 3 से 5 दिन तक। अ कांस्टेंट फॉल मतलब क्या होता है? घट जाना। किसका घट जाना? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल का घट जाना। ये काउज करेगा मेंस्ट्रुएशन। कैसे? मैं एक डायग्राम से भी आपको क्लियर कर दूंगा कि मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है। इसमें हार्मोन्स एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, और कौन सा हार्मोन्स? द हार्मोन्स इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा, इंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस का ब्रेक करेगा, ब्लीडिंग होगा। ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा, इंडोमेट्रियम वॉल नहीं रप्चर करेगा और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। कैसे? ध्यान देना। इसके बाद बेटा, ये फिगर तो हमको समझाना नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और एक्स्ट्रा में थोड़ा सा टाइम और बचा करके रखना, क्योंकि समझना है तो कुछ एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। देख बाबू, बॉडी टेम्परेचर भूल जा, ओवरी साइकिल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स कहाँ होता है? यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं, बल्कि इसके अंदर, यहाँ पे ब्रेन के पास छोटा सा हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स निकलता है हमारा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी से निकलता है। ओवरी से निकलने वाला 2 हार्मोन्स है। पहला जिसे आप क्या कह रहे हो? प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के बाद दूसरा है एस्ट्रोजेन। आप इस 2 पहलू को समझो। ये बेटा, ये जो आपको फेज दिख रहा है ये मेनेज है, मतलब मेंस्ट्रुएशन हो रहा। ठीक है, मेनेज के बाद ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग आपको डिनोट किया जा रहा है कि भैया यहां तक तो सही है। अब ये सही है, रप्चर्ड नहीं है, इसमें आप इस लेवल को मिलाओ, इसके लेवल को मिलाओ। देखना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन, दिस वन इज अ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है तो ये इंडोमेट्रियम वॉल को सही रखेगा, लेकिन जैसे इसका लेवल कम होगा क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट होगा। तो ये वॉल तो सही था, लेकिन इसका लेवल बढ़ा तो बढ़ेगा तो ये रप्चर्ड करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे रप्चर्ड होगा इसका लेवल फिर से फॉल डाउन होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मेंस्ट्रुएशन के लिए। क्लियर? ठीक है, अब देख बेटा, ये 0 डेज कंसीडर किया जाता है जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन होता है, और 28वें दिन फिर से मेंस्ट्रुएशन दोबारा होगा। ये डेट टाइमिंग है, लेकिन उस दोनों के बीच में एक मिड टाइम आता है यहाँ पे, जिसमें ओवा का निकलना होता है। मतलब ओवा कब निकलेगा? तो ओव्यूलेशन के टाइम में। क्लियर है? चलो, यहां तक तो ये फोटो आप समझ गए। इसके बाद आगे आते हैं 2020 के आंसर के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है, शो द सुटेबल sketch of diagram the formation of blastocyst with the help of diagram। डायग्राम की मदद से आपको समझाने के लिए कह रहा है कि आप 2 ही मार्क्स का, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ब्लास्टोसिस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये जो फिगर है इतना तक आपको पहुंचना है, मतलब कहां से सफर तय करना। ध्यान देना, सबसे पहले ये बेटा स्पर्म सेल है, सॉरी ये स्पर्म सेल होगा, और स्पर्म सेल फर्टिलाइज करेगा ओवा के साथ। ये है हमारा स्पर्म सेल, और ये स्पर्म सेल आ करके ओवा के साथ फर्टिलाइज कर दिया। ये ओवा है, दोनों के अंदर क्रोमोसोम N और N है। याद रहे, आप वही फिगर सेलेक्ट करो जो आसान हो और आपको पूरा मार्क्स दे सके। आप वो सारे 3D फिगर में मत घुसो जो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके बनाने के लिए एक मुसीबत हो सकता है और कुछ नहीं। क्लियर? तो बच्चा ये सबसे पहले फर्टिलाइज करेगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और ये एक कंप्लीट सेल बना देगा NN मिल करके, और ये होगा 2N जिसको आप कहोगे जायगोट।
ठीक है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप नीचे भी कर सकते हो, इधर भी लेके चल सकते हो। जाइगोट एक सेल से कितने सेल में चेंज होगा? 2 सेल। 2 सेल कितने सेल में चेंज कर देंगे? 4 सेल। 4 सेल 8 सेल, 8 सेल 16 सेल, 16 सेल 32 सेल, लंबा चौड़ा चल गया। जैसे ही ये 32 सेल के स्टेज में पहुंचेगा 32 सेल के स्टेज में, दिस इज अ 32 सेल स्टेज, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देंगे मोरूला, MORULA। लिखना कहाँ है? लिखना है कि बेटा ये है स्पर्म सेल और ये है क्या? ओवा। इतना बताना है। दोनों फर्टिलाइज्ड किया, जाइगोट बनाया, जाइगोट डिवाइड किया, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल 4 सेल, 4 सेल और बढ़ेगा 8 सेल, 8 सेल 16 सेल, 16 सेल 32 सेल, इतना लंबा चौड़ा बनाना बना। पहुंचेंगे मोरूला और मोरूला फर्दर चेंज हो जाएगा इसमें, जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। सर इसका फिगर कैसे बनाएंगे? जो बना हुआ 3D नहीं बच्चा, ध्यान दो। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको आउटर लाइनिंग बनाना है। इसका आउटर लाइनिंग में ये आपको एक सिंगल सेल दिख रहा होगा, लाइक दिस, इस तरीके से एक सेल का लेयरिंग कर देना है। इस सेल के लेयरिंग के बाद अंदर सेल्स देने हैं और अंदर जो सेल होगा वो इनर सेल मास का सेल होगा। ये इस तरीके से कुछ ही जगह पे बनाएंगे, एक साइड पे प्रोमिट कर देंगे। क्या करेगा ये? डजंट मैटर। ये हो गया एक जो आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है, इसका नाम है बच्चा इनर सेल मास, इनर सेल मास। और दूसरा आपको लाइनिंग यहां पे दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे सेल का ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इसके बाद बेटा ट्रोफोब्लास्ट के बाद ये 2 सेल हो गया। अब इसके ऊपर एक मैं कवर लगाने जा रहा हूं। किस चीज का कवर लगाने जा रहा हूं? एक प्रोटेक्टिव लेयर मैं बनाने जा रहा हूं। ये है इसका प्रोटेक्टिव लेयर और ये प्रोटेक्टिव लेयर आपको यहां भी दिख रहा होगा जो यहां पे बनाया गया है, ठीक है। इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट और बेटा इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इस लेयर को बोलेंगे टोनोप्लास्ट लेयर, ठीक है। ये स्टेजेस है जिसमें आपने शो कर दिया, शो द सुटेबल स्केच। स्केच हमने बनाया, डायग्राम भी बनाया। क्या? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बन रहा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनेगा। जाइगोट सबसे पहले बनेगा कैसे? स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज करके। ये डायग्रामेटिक बताएंगे। एक जाइगोट बनेगा, अब ये 1 2 में चेंज होगा, 2 4 में चेंज होगा, 4 8 में चेंज होगा, 8 16 में चेंज होगा, 16 से 32 सेल के स्टेज को बोलते हैं मोरूला और मोरूला फिर चेंज होगा ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के नीचे एक इनर सेल मास होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्लियर है? चलो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा शॉर्टकट में। 2020 का ये सारा क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं आपको फिर से काम देने के लिए और अगला जो आपका काम है वो 2019 के क्वेश्चन के ऊपर है। वीडियो को आप बेटा पॉज करोगे, आंसर बनाओगे। बन गया बच्चा? तो वीडियो को पॉज से हटाओ और आंसर मिलाना स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। चलो आंसर है सबसे पहला, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एक्रोजोम। मैं आपको कम टाइम में समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है। ये बेटा स्पर्म का क्या है? टेल है। टेल के बाद इसमें होता है बच्चा मिडिल पीस और मिडिल पीस के बाद ये होता है नेक। नेक के बाद ये होता है बेटा हेड पोर्शन और इस हेड पोर्शन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर यहां पाया जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं देखता हूं तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो बात कर रहा है इसको क्या कहते हैं आप? इसी का नाम बच्चा क्या है? एक्रोजोम। तो सवाल पूछ रहा है एंटीरियर, ये पोजीशन इसका होता है बेटा क्या? एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर के बाद ये वाला पोजीशन जिसको कहेंगे पोस्टीरियर। तो 2 पोजीशन है, आगे की तरफ एंटीरियर और पीछे की तरफ पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोजीशन में इसके क्या पाया जाता है? इसका नाम आपको यहां लिखा हुआ है, क्या है बेटा? एक्रोजोम, ठीक है। कौन से पोर्शन में? हेड के पोर्शन में। क्लियर है? नोट कर ले बच्चा। सर नोट क्या करना है? आंसर आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट है यूट्रस इज रिलेटेड टू। यूट्रस किससे रिलेटेड होता है? बच्चा, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। बिना टाइम गवाए इसका आंसर लिख लिए। आगे आते हैं बच्चा। आगे क्या कहता है कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। देखो कितना अच्छा फोटो लग रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है जो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आप कैसा ड्रॉ कर सकते हो? 2 डायमेंशन।
तो 2 डायमेंशन फिर से एक बार सीख लिया जाए कि 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर कैसे मैं ड्रॉ करूंगा। ध्यान देना, ये इस तरह से पीयर शेप्ड बनाकर थोड़ा निकल जाना, लाइक दिस, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि यहां पर इस तरह का लाइनिंग लाना है और इस तरह से मैच कर देना। मैं ड्राइंग आपको सिखा रहा हूं वैसा जो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। और आसान के साथ साथ आपको मार्क्स देने में भी वो किसी तरह की कोताही नहीं करेगा कि भैया लग रहा ज्यादा अच्छा बनाया, ज्यादा खराब बनाया। कम टाइम में मार्क्स उठाना है तो यही करना होगा आपको। ये बन गया आपका, क्या बन गया? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो सर 5 नंबर दे देगा। बच्चे 5 नंबर कब देगा? जब आप सही से इसका लेबलिंग करोगे, नाम लिखोगे। और इस नाम को लिखने के लिए थोड़ा सा ड्राइंग टूल्स में मैं इसे थोड़ा सा सजाने का कोशिश करता हूँ। लाल पीला आप मत करना। आप क्या करोगे कि आप पेंसिल से ही बनाओगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कलरफुल कर देना, डजेंट मैटर। अब इंपॉर्टेंट है बेटा नाम। नाम है, ये है बच्चा ओवरी, ठीक है। ओवरी के बाद ये स्ट्रक्चर है जिसको आप कहोगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद ये जो आपको नजर आ रहा ये है यूट्रस। यूट्रस को दूसरे नाम से बोलते हैं वॉम, WOMB, वॉम। और ये वाला पोर्शन जिसे आप कहते हो सर्विक्स, एंड दिस वन इज कॉल्ड वैजिना। ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया आपका क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहां तक स्केच में ऐसे ही बनाएंगे, भले ही ये 5 नंबर है या 10 नंबर है, जो देना है वो कह दिया, यही डायग्राम बनेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत करने का कोशिश करना कि भैया बड़ा मार्क्स है तो कुछ और चीज ऐड करेंगे, नहीं, जो होता है सो होता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर ले बच्चा। हो गया, चलो 2019 का क्वेश्चन खत्म। आगे बारी आपके 2018 की। एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही मार्क्स का, जिसका जवाब आपको फट से दे देना, ठीक है। चलो बन गया, बढ़ाएं आगे। आंसर बेटा 400। मतलब एक फीमेल अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 400 एग का प्रोडक्शन करेगी, पूरे लाइफ साइकिल में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है किससे? मेनार्स से। मेनार्स कहते हैं फर्स्ट क्या? मेंस्ट्रुएशन को मेनार्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये 50-55 तक के एज में आने के बाद ये खत्म हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज किसका? फीमेल का। इतने फेज में, इतने सालों में फीमेल 28 डेज में एक बार एक ही ओवा का प्रोडक्शन करती है, मतलब पूरे लाइफ साइकिल में 400। लेकिन एक मेल एक क्वाइटस में लगभग 5 मिलियन स्पर्म का इजैकुलेशन कर देता है। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। इसके पीछे फंडामेंटल चीज क्या है? इसके पीछे भी फंडामेंटल चीज है जो आपको मेरे वीडियोस में इजी वे में नजर आ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं। तो एक फीमेल अपने पूरे लाइफ साइकिल में एवरेज 401 का प्रोडक्शन कर सकती है। क्लियर है? चलो, इसके बाद 2018 के बाद थोड़ा सा फिर से वीडियो पॉज करना पड़ेगा। 2017 का क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते जुलते दिखने होंगे। वीडियो को पॉज करो, आंसर बनाओ, टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटाओ, अगर आपका आंसर आ चुका है तो हम लोग मिला लेते हैं बच्चा इस आंसर को। बहुत कम टाइम में आपका ये आंसर सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन है विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? आंसर क्या होगा? ज़ायगोट। क्लियर है? आगे आते हैं। 2017 में ये क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया था, याद आ रहा क्या? सर्टोली सेल आर फाउंड इन टेस्टिस। सही है, आंसर मैच कर रहा। अगर मैं पीछे से लेके चलता, मतलब 2017 से आगे बढ़ता 2021, तो 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। आगे 2017 के आंसर में आते हैं, एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ, अभी जस्ट बताएं, हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। सही है, ये भी आंसर सही हुआ। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग मेल इज, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 44 + XY। सही है। आगे 2017 का क्वेश्चन कहता है, डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। बात कर चुके हैं, आंसर बना चुके हैं, गुड। आगे आ जाओ। 2017 में फिर से आते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्केच से आपको बताना है, ठीक है, क्या डिस्क्राइब भी करना है, स्केच से भी बताना है क्या? प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? एक लाइन में, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान दो, यहां पर कुछ वर्ड तो आपको दिमाग में रखने होंगे, तभी जाकर के आप ये प्रोसेस को इजी वे में समझ पाओगे। सबसे पहले
आप ये जान लो कि आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया। कॉपी में लिख लेना बेटा, स्पर्मेटो, MATOGINIA। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, अगर गलत लिखा है तो बड़ा गिजमिजा हो गया, तो चाहे तो मिटा के लिख देता हूँ या बोल देता हूँ, ठीक है। लिखना है आपको स्पर्मेटोगोनिया, ब्लैक से लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। SPERMATOGONIA, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकेशन फेज में समझेंगे। क्या है ये मल्टीप्लिकेशन फेज? जब मेल मां के पेट में रहता है, मतलब एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसके पास कुछ सेल्स होंगे। कौन से? स्पर्मेटोगोनियल सेल। कितने? 2, 10, 5। लेकिन ये 2, 10, 5 सेल मल्टीप्लिकेशन फेज में जाता है 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल। कौन सा? स्पर्मेटोगोनियल सेल लार्ज नंबर स्पर्मेटोगोनियल सेल बना के रख देगा, ताकि जब ये मैच्योर होगा तो इसमें इतना ज्यादा नंबर स्पर्मेटोगोनियल सेल हो जो मियोसिस सेल डिवीजन करके क्या कर सके? स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। तो पहला केस है मल्टीप्लिकेशन फेज। द अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल डिवाइड माइटोटिकली। यहां पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। मतलब यहां पे देखना, ये 2n सेल है, फर्दर डिवाइड करके क्या बना देगा? 2n सेल, 2n सेल, 2n सेल, 2n सेल। मतलब ज्यादा नंबर मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन करके ये ज्यादा नंबर क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया पहले बना देगा, ठीक। अब होगा बच्चा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में कहता है ईच स्पर्मेटोगोनिया डैप्लॉइड कंटेन 46 क्रोमोसोम एक्टिवली ग्रो लार्ज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय ऑब्टेन नॉरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल। मल्टीप्लिकेशन फेज तो आपका बचपन में हो रहा था, जिसमें ज्यादा नंबर क्या बन गया? सेल बन गया। कौन सा सेल? स्पर्मेटोगोनियल सेल बन के तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो सेल मियोसिस सेल डिवीजन में जाएगा, दे रिक्वायर्ड अ लार्ज न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सेल से डिफरेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन ये स्पर्मेटोगोनियल सेल दोनों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 2n होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? ये स्पर्मेटोगोनियल सेल, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल। पहले कितना था? 1 था, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 2, 2 कितना हो गया? 4, 4 कितना हो गया? 8। ऐसा 8 स्पर्मेटोगोनियल सेल है। इस 8 में से एक वो सेल जो न्यूट्रिएंट ले रहा है, बाकी 7 वैसे ही है, लेकिन न्यूट्रिएंट कोई एक ले रहा, तो ये क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया चेंज होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसके अंदर भी अभी क्या है? डैप्लॉइड क्रोमोसोम। लेकिन अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा मियोसिस सेल डिवीजन में, जिसको आप कह रहे हो ग्रोथ फेज। कौन सा सेल डिवीजन करेगा? मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। तो जैसे ये मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। और फर्दर मियोसिस एक बार नहीं होता है, मियोसिस 2 बार होता है, तो फर्दर ये सेकंड टाइम डिवाइड करेगा और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बना देगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्स्ट मियोटिक और इरेशनल डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, ईच विच फर्दर अंडरगोज क्या? सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा। कितना? 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा। अब ये स्पर्मेटिड्स करेगा स्पर्मियोजेनेसिस, और ये स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हुआ कि ये अपने शेप को चेंज करेगा। क्या शेप को चेंज करेगा? देखो बेटा, मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत घिचमिचा हो गया, ठीक है, आपको देखने में मजा नहीं आएगा। ध्यान देना, ये यहां पर जो स्पर्मेटिड्स है, जो हैप्लॉइड सेल है, उसमें और स्पर्म सेल में क्या है? डिफरेंसेस है। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस हुआ उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब पहले जब बनेगा, क्या बनेगा? स्पर्मेटिड्स, तो वो कैसा होगा? कह सकते हैं राउंड शेप। अब ये राउंड शेप किस में चेंज हो जाएगा? टैडपोल लार्वा की तरह। तो इसके शेप में जो मॉडिफिकेशन आएगा वो कहलाएगा क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? थोड़ा सा ज्यादा टफ लग रहा होगा आपको, आई थिंक सो। लेकिन अगर ये आपको नहीं लिखना है तो और आप आसान चल सकते हो, तो आप कह सकते हो इसके बारे में आंसर में क्या मैं बता रहा हूं। अगर आपने टॉपिक नहीं देखा, वीडियो लेक्चर सही से नहीं सुना है, तो आई थिंक सो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत लग सकता है। तो इसको आप और सिंपल बना सकते हो, जो आप इजी वे में समझ सकते हो।
प्रोसेस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच स्पर्म आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस आज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे लिखेंगे क्या, पहला चीज कि स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड बिकम प्राइमरी क्या स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गोज meiosis cell division gives two haploid daughter cell called secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes further undergoes meiosis cell division give 4 haploid spermatids, not sperm cell, spermatids, and spermatids change their shape or morphology and they become sperm cell. क्लियर है? इतना सा बात भी अगर आप लिख दोगे तो आपका 5 नंबर रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि इसी बात को आप समझो और इसी बात को आप लिखो, ठीक है। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिए। और कोई क्वेश्चन है? नहीं बेटा, इसके बाद आई थिंक सो ये आपका कहानी खत्म हुआ यहाँ से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं छोड़ते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय।